हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पीड टेस्ट नंबर 27 हम लोग सॉल्व करेंगे। और 27 में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके, टोटल 38 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, एक सही है, 3 गलत है। सो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, और उस पूरे डिस्कशन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्यारे बच्चों है स्पीड टेस्ट नंबर 27। और 27 के टोटल जो है 38 क्वेश्चन है। और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो इस समय आ चुका है। पहला क्वेश्चन कहता है, हु हैज रिटन द बुक फ्रीडम ऑफ एग्जाइल। फ्रीडम ऑफ एग्जाइल नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं बच्चों, दलाई लामा, जॉर्ज बुश, रस्किन बॉन्ड, यशवंत सिन्हा। ऐसा कौन पर्सनालिटी है जिसने फ्रीडम ऑफ एग्जाइल नाम की बुक लिखी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दलाई लामा है, जॉर्ज बुश है, रस्किन बॉन्ड है, यशवंत सिन्हा है। दलाई लामा तिब्बतियन क्षेत्र के एक महान प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं, जिनके कारण हम तिब्बत क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं और काफी हद तक ये पॉपुलर और एक फेमस पर्सनालिटी है। जॉर्ज बुश ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। रस्किन बॉन्ड एक फेमस राइटर है, इनकी लिखी गई बहुत ढेर सारी कृतियों पर आधारित अभिनय पात्र भी किए गए हैं लोगों के। यशवंत सिन्हा ये एक अच्छे पॉलिटिशियन और ये साथ साथ इकोनॉमिक्स पर्सन थे। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे वो है दलाई लामा। क्या इसका करेक्ट आंसर है? दलाई लामा। जो भी व्यक्ति दलाई लामा के साथ है, दलाई लामा सही किए होंगे, उन सभी का आंसर क्या है? सही है, दलाई लामा। आप लोगों ने दलाई लामा का नाम सुना होगा। सो बच्चे करेक्ट आंसर क्या है? दलाई लामा। फ्रीडम ऑफ एग्जाइल पुस्तक के जो अच्छे राइटर हैं, लिखने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? दलाई लामा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्या है? बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है, फागू चौहान इज अ गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। फागू चौहान निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? आपके ऑप्शन है केरला, पंजाब, मेघालय या बिहार। फागू चौहान किस राज्य के राज्यपाल हैं? केरल, पंजाब, मेघालय या बिहार। कहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान जी? वैसे बच्चों, अगर फागू चौहान की बात करें राज्यपाल के आधार पे, तो वैसे इस समय ये मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं। मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं। सो प्यारे बच्चों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेघालय। मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है बच्चों? शिलोंग है। और इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अगर एक और बात कहें तो मेघालय एक प्रायद्वीपीय राज्य का हिस्सा है। राज्य का हिस्सा है। राज्य का हिस्सा है। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है बेटा। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां जो हैं वो इस मेघालय के राज्य में ही पाई जाती हैं। बहुत अत्यधिक वनों का क्षेत्र भी यहाँ पे पॉपुलर है या फेमस है। आइए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? द वर्ड चाइना मैन इज रिलेटेड विच गेम। चाइना मैन नाम का जो ये शब्द है, ये किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन नाम का ये जो शब्द है, ये किस खेल से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिकेट है, गोल्फ है, टेनिस है या हॉकी है। ये किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस या हॉकी। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं चाइना मैन, तो चाइना मैन का मतलब ही होता है बॉल फेंकना और लाइक बैट टू हिट करना। सो ऐसे टर्म्स के लिए क्रिकेट जैसे टर्म जो हैं या क्रिकेट को प्रयोग करना, चाइना मैन शब्द जो है क्रिकेट को संबोधित करता है, क्रिकेट को बताता है, क्रिकेट को लेकर ये चलता है। सो प्यारे बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्रिकेट। जो भी बच्चे क्रिकेट पे टिक किए होंगे चाइना मैन के नाम से, वो बिल्कुल सही है। गोल्फ, टेनिस, हॉकी ये नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, द नोट हाउ मैनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडियन करेंसी। भारतीय मुद्रा में नोट करें कितनी भाषाएं हैं? भारतीय मुद्रा में नोट करें कि कितनी भाषाएं हैं? भारतीय मुद्रा में नोट करें, नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो नोट पर कितनी भाषाओं का रिपीटेशन होता है बच्चे?
नोट पर लगभग 15 भाषाओं का रिपीटेशन होता है। सो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 15 लैंग्वेज। 15 लैंग्वेज में होती है नोट की कुल बातें। अब हम बात करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एनएनपी इज इक्वल, एनएनपी के बराबर होता है। पहले देखिए एनएनपी है क्या। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है बेटे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट हमेशा अगर मैं इसको बराबर रखना चाहूँ तो मैं इसको बराबर रखूँगा किसके, जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन के, डीएनपी माइनस डिप्रेशिएशंस के बराबर ये होता है। अच्छा जीएनपी क्या है, इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है, ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये किसके माइनस है, ये होता है डिप्रेशन माने मूल्यह्रास के, मूल्यह्रास या मूल्यह्रास के होता है। इसे हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और ये हो जाता है नेट राष्ट्रीय उत्पाद, नेट राष्ट्रीय उत्पाद। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन ये होना चाहिए बच्चे। सो जो भी विद्यार्थी सी नंबर के साथ गए हैं, सी नंबर उन्होंने किया होगा या कहा है, दैट्स आर वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। सी इज अ करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आप सभी जो हैं इसमें बिल्कुल सही जा रहे हैं, देयर इज नो मिस्टेक, एवरीथिंग इज करेक्ट। नेम ऑफ द ब्लड सेल्स दैट द प्रोटेक्ट अवर द बॉडी फ्रॉम द डिसीज। उन रक्त कोशिकाओं का नाम बताना है जो शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। आइए देखें, अगर मित्रों हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक होती हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल आप कह सकते हो एरिथ्रोसाइट्स। एक होता है वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। और एक होती हैं प्लेटलेट, प्लेटलेट। सो आरबीसी तो बॉडी में हमारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ पहुंचाती है, दैट मीन्स ये बॉडी में ब्लड को फ्लो करती है। और ये क्या करती है, डिसीज से लड़ने का काम करती है, डिसीज से प्रोटेक्शन करती है हमारी बॉडी को। तो डिसीज का जो प्रोटेक्शन है वो हम अगर कहें सो WBC ही इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लेटलेट जो है ये क्या करता है, ये 1.5 से लगभग 4.5 लाख होती है ईच ड्रॉप ऑफ ब्लड, ड्रॉप ऑफ ब्लड। और ये भी हमारे ब्लड में, जैसे ब्लड अगर कभी घाव हो गया तो विटामिन के की मदद से ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, हेल्प करता है। तो ये इसलिए से है। तो मेरा फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा WBC। WBC माने वाइट ब्लड सेल्स। जो भी विद्यार्थी हमारे WBC के साथ जा रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स के साथ जा रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सो WBC इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। भारतीय संविधान का भाग 4 से संबंधित है। आइए देखिए भारतीय संविधान का भाग 4 क्या है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं पार्ट्स एंड सब्जेक्ट, सो सबसे पहले इसे बात करते हैं पार्ट नंबर 1 यूनियन एंड स्टेट, पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप, इसके बाद में पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट नंबर 4 DPSP, पार्ट नंबर 4A FD, पार्ट नंबर 5 यूनियन। सो ये जो है इस तरह से कुछ है होगा। सो 4 क्या बताएगा, DPSP को बताएगा।
सो 4 जो है इज द करेक्ट आंसर ऑफ द डीपीएसपी। प्यारे बच्चे क्या है, डीपीएसपी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, हाउ मच अमाउंट डिड द पीएम मोदी रिलीज अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ISKCON फाउंड स्वामी प्रभुपाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद पर कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 100 रुपए का एक सिक्का, 125 रुपए का सिक्का, 150 रुपए का सिक्का या एक 200 रुपए का सिक्का। सो मित्रों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 125 रुपए का सिक्का। 125 रुपए का सिक्का जो है पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद पर स्मारक पर सिक्का जारी किया है। ऐसे ये कुछ इस तरह से है। अगला है, द टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड। उत्तरी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है वेल्ड्स, प्रेरीज, पम्पास या ऑल ऑफ दीज। सो क्या है इसका करेक्ट? फिलहाल बच्चे अगर हम वेल्ड्स की बात करें, वेल्ड्स होता है साउथ अफ्रीका में। प्रेरीज की बात करें, प्रेरीज होता है नॉर्थ अमेरिका में, जैसा कि यहाँ बात की गया है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। पैम्पास होता है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका। कभी भी याद रखिएगा, पैम्पास आए और चाहे कैंपास आए तो पैम्पास और कैंपास कहाँ मिलेगा आपको? मिलेगा इसमें। नन ऑफ दिस से कोई मतलब नहीं विद्यार्थियों। सो फिलहाल करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर एकदम प्रेरीज है, करेक्ट आंसर। जो भी हमारे मित्र प्रेरीज के साथ जा रहे हैं, प्रेरीज जिन्होंने किया है, दैट्स अ वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं है प्यारे बच्चे। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज द परमानेंट सेटलमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त क्या है? ए, राजस्व के गांव का भुगतान किया जाता है। माफ कीजिएगा, ये इतना गलत छपा है प्रश्न ऑप्शन में। यहां से देखें, ये आपके ऑप्शन है। कहता है कि रेवेन्यू वाज पेड बाय द विलेजेस, मतलब गांव के द्वारा राजस्व जो है भुगतान किया जाएगा। रेवेन्यू वाज पेड बाय द फार्मर्स, किसान जो है राजस्व का भुगतान करेंगे, या लैंडलॉर्ड जमींदार करेंगे, या रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो अभिकर्ता हैं वो रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लैंडलॉर्ड हैं वो करेंगे पे। क्या करेंगे बच्चे? जो जमींदार हैं स्थायी बंदोबस्त में वो क्या करेंगे? राजस्व को पे करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट की कंडीशन में ऐसा हुआ था। अभी अगला प्रश्न है हमारे सामने, वेयर वाज द हजरत मोहम्मद पैगंबर अटेन नॉलेज। हजरत मोहम्मद पैगंबर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, ऐसा माना जाता है प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ इस्लाम धर्म के बारे में, कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला ने इस पृथ्वी पर आलम को और लोगों को, ये कह दें, जन्नत के समान पृथ्वी पर भेजा है। और आदिम और हवा से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था, ठीक है। और हजरत मोहम्मद पैगंबर ही अल्लाह के वो पहले बंदे थे जिन्होंने इस कायनात को बनाया है। सो मैं अगर कहूँ हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान कहाँ मिला, सो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है मक्का में ज्ञान मिला उन्हें। कहाँ मिला है? मक्का। सो जो भी विद्यार्थी मक्का सही किए हैं, ठीक है, मक्का बिल्कुल सही है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान कहाँ मिला है बच्चे? सो मक्का। मक्का इज द करेक्ट आंसर। जो भी विद्यार्थी हमारे मक्का के साथ जा रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला है, विच फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर द पोटैटो। आलू के लिए कौन सा उर्वरक उपयुक्त है? आलू उत्पादन के लिए कौन सा उर्वरक जो है उपयुक्त है? 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। अमोनियम सल्फेट है,
यूरिया है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम साइनामाइड है। क्या करेक्ट आंसर है मित्रों? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट, NH3SO4। अमोनियम सल्फेट जो है इसके लिए बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे। अगला है विच ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बेटा अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोले और ये चार ऑप्शन अगर आपको दिए हो, कोल्लेरू है, चिल्का है, लोनार है, वुलर है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए चिल्का, जो कहाँ है बेटे? उड़ीसा में है। आइए हम चारों झीलों को एक बार लोकेशन के तौर पे देख लेते हैं, जल्दी से बेटा फटाफट देख लेते हैं। हो सकता है कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपसे बता पाओ। सबसे पहले मैं बताऊंगा लेक। लेक क्या है? स्टडी ऑफ लेक। स्टडी ऑफ लेक, लेक का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चे? लिम्नोलॉजी। अब देखो, अगर मैं कहूं ये है उड़ीसा, उड़ीसा, सो उड़ीसा में जो है, उड़ीसा के पास जो है ये है चिल्का, चिल्का लेक। अब देखो कोल्लेरू है, जैसे आंध्र प्रदेश है श्रीहरिकोटा जहां कहते हैं, वहां पे है पड़ता है कोल्लेरू, आंध्र प्रदेश के पास में। जैसे लोनार है, जैसे महाराष्ट्र में आप आ जाओ, महाराष्ट्र बुढ़ाना जिला करके है, बुढ़ाना जिला, तो वहां पे लोनार है, लोनार लेक। MH बोले तो महाराष्ट्र, AP बोले आंध्र प्रदेश, OR बोले उड़ीसा। अब वुलर झील सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखोगे, जिसको हम कहते हैं JNK, JNK में वुलर झील है। ठीक है, सो इस तरह से बच्चे लोकेशन है अलग अलग जगहों पर झीलों की, जो झीलें जहां जहां पर हैं वो आप देख पा रहे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? चिल्का झील करेक्ट है। Your next question, which of the river is a southern and the peninsular India? प्रायद्वीपीय दक्षिण की ओर, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर की कौन सी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर की कौन सी नदी है? सो प्यारे बच्चों, दक्षिणी छोर की नदी की बात कर रहा है। मोस्ट जो है सदर्न एरिया में जो रिवर है उसकी बात की जा रही है। यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। सो प्यारे बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कावेरी होना चाहिए, कावेरी है। आप इस तरीके से देखें, ऐसे कुछ करके, मान लो अभी यहाँ महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की ताल, ब्रह्मगिरी ताल। सो ब्रह्मगिरी के ताल से, ब्रह्मगिरी के ताल से एक नदी निकलती है ऐसे, जो यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक का एरिया, तमिल का एरिया को क्रॉस करता है और BOB में जाके गिरता है, और लंबाई 805 किलोमीटर है, कावेरी। एकदम सही आंसर क्या है बच्चे इसका? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द म्यांमार? निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वैसे बच्चे म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है, इसका नाम सबसे पहला वाला जो आपको दिख रहा है, इरावदी रिवर, इरावदी नदी ही सबसे बड़ी नदी है इसका। ठीक है, इरावदी जो है लाइफलाइन रिवर बोली जाती है बच्चों म्यांमार की। अगर म्यांमार के मैप को हम लोग बनाएं तो म्यांमार का जो मैप है वो कुछ इस तरीके से है, और म्यांमार में जो सबसे बड़ी बहने वाली नदी है वो यही है, इसका नाम है इरावदी, इरावदी नदी। इरावदी नदी है म्यांमार की नदी, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इरावदी नदी जो है ये म्यांमार की नदी है, पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, नेक्स्ट क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड बिटवीन द मुंबई एंड पुणे? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है? बच्चे कई बार मैं साउथ इंडिया के दर्रे अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाया हूँ। जैसे मैं बताया हूँ कि साउथ इंडिया में हमारे अगर हम बात करते हैं, कई दर्रे हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टई गैप, ये चार प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों दर्रे जो है महाराष्ट्र में है।
एक मुंबई पुणे को अलग करते हैं और एक मुंबई नासिक को अलग करते हैं। उसी तरीके से जैसे पाल घाट है, पाल घाट केरला और तमिलनाडु के बीच में अगर मैं कहूँ त्रिवेंद्रम और कोयम्बटूर को अलग करता है। जैसे सेन्नगोट्टई गैप है, तंजावुर और कोयम्बटूर को अलग करता है। तो इस तरीके से आते हैं नाम। सो फिलहाल इसका जो आंसर है भी आपको मिलेगा, वो मिलेगा बच्चे क्या, भोर घाट। क्या मिलेगा, भोर घाट। आइए लोकेशन के हिसाब से थोड़ा सा एक दफ़े हम समझ लेते हैं, तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा बच्चे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र और मान लो यहाँ पुणे का क्षेत्र है। सो महाराष्ट्र और पुणे में, यहाँ महाराष्ट्र और पुणे के बीच में यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये इसे आप कह सकते हो भोर घाट, भोर घाट। ऐसे ही मुंबई और मान लेते हैं यहाँ पे नासिक का क्षेत्र है, यहाँ ऐसे करके, और ये वाला रीजन आप ऐसे समझ लो। सो इसे आप बोलोगे थाल घाट। क्या बोलेंगे, थाल घाट। ऐसे ही देखो जैसे हम केरला की बात करते हैं और यहाँ बात करते हैं से तमिलनाडु की, ये तमिलनाडु है, ये केरला है। अब केरला में यहाँ ऐसे इस तरीके से बात करते हैं ये। तो यहाँ जो हम लोग बात करते हैं इस तरह से, ऐसी चीज़ें जो बनती हैं मित्रों, ये अब इसे कहते हैं पाल घाट। अब यहाँ पे अगर कहें तो आपने कभी सुना होगा त्रिवेंद्रमपुरम या त्रिवेंद्रम, और यहाँ बात सुना होगा कोयम्बटूर, ऐसे। सो ये अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की इस तरह की बातें कर लें तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं ये कोयम्बटूर कॉमन रहेगा, यहाँ रहेगा तंजावुर, तंजावुर। इस तरीके की चीज़ों को आप जो है बच्चे डिवाइड करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का हिस्सा जो है आप सभी का क्लियर होगा। सो ये जो आएगा आपका सेन्नगोट्टई गैप में आएगा, सेन्नगोट्टई गैप किस में आएगा बच्चे, सेन्नगोट्टई गैप। सो अब इस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, दैट मीन्स आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। देयर इज नो मिस्टेक, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चे। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल इन एलोरा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए जब भी एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करते हैं तो वहां पे राजेंद्र या को प्रथम को कहेंगे हम, ठीक है, सॉरी कृष्णदेव राय प्रथम को कहेंगे। तो कृष्ण प्रथम जो है, कृष्ण प्रथम जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। कृष्ण प्रथम जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला है हु रोट द बायोग्राफी नेम एज अ गेम चेंजर। गेम चेंजर नाम की आत्मकथा किसने लिखी थी। भाई गेम चेंजर अगर मैं कहूँ, जो पूरे गेम को बदलने वाले हैं, सबसे कम रनों में शतक मारने वाले, अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तानी बैट्समैन रह चुके हैं, अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, अ गुड बैट्समैन ऑफ द पाकिस्तान। शाहिद अफरीदी साहब जो हैं बहुत अच्छे, एक अच्छे गेम चेंजर रहे हैं। इनकी आत्मकथा भी है गेम चेंजर के नाम से, ऑटोबायोग्राफी शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लू वाटर पॉलिसी रिलीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। नीला जल नीति किससे संबंधित है। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है दरअसल अगर मैं कहूँ भारत देश को देखते हुए, सो भारत में जो रीजन है जिसे हम कहते हैं गोवा, गोवा बीच पर अगर मैं कहूँ तो वहाँ एक पोर्ट है जिसका नाम है मर्मगौन। सो मर्मगौन एक वहाँ क्या है, एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है, और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो हैं ये इसके प्रमुख रहे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। किसके लिए हैं ये भैया, ब्लू वाटर
पॉलिसी के नाते ये प्रमुख यहाँ रहे हैं, ये प्रमुखता जो है इनकी रही है यहाँ पे। सो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट इसका जो है ये वाला हिस्सा जो है क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ अ डिवैल्यूएशन? अवमूल्यन से क्या तात्पर्य है? अवमूल्यन का मतलब होता है रिड्यूस ऑफ द ऑफिशियल वैल्यू ऑफ द लोकल मनी टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है, क्या होता है इसका? सिंपल पहला ऑप्शन सही है भाई। अवमूल्यन का मतलब है गिरावट। गिरावट क्या हो जाए? मुद्रा मूल्यों में या मुद्रा की कीमत में आधिकारिक गिरावट ही है, यह अवमूल्यन है। अवमूल्यन ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ऑक्सीजन ट्यूब फॉर द रेस्पिरेशन इन द हॉस्पिटल कंटेन ऑक्सीजन एंड हीलियम। सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चे। ये बिल्कुल एक हम ऐसे कह सकते हैं हलवा सा क्वेश्चन है और एक रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इसके लिए आप सिंपल हमेशा एक ही आंसर लगाएं बच्चे, क्या? हीलियम। मुझे याद है कि जब कोविड-19 चल रहा था देश में हमारे, उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर की बहुत आवश्यकता हो रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत आवश्यकता हो रही थी। तो हमेशा ये पेपर में निकलता था कि सर ऑक्सीजन और हीलियम गैस की कंटेनिंग जो है वहाँ पे चाहिए। सो ऑक्सीजन और हीलियम गैस की कंटेनिंग वहाँ पे मिलती थी। सो हमेशा कभी भी ऑक्सीजन अगर आता है तो देन सेकंड आपका जो है वो हीलियम का हिस्सा हो जाएगा। हीलियम वहाँ पे सेकंड बिल्कुल सही है। सो प्यारे बच्चे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। देयर इज नो मिस्टेक, आप अच्छे से कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वैसे बच्चे अगर मैं कहूँ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में, कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश की भूमि है, कुछ ऐसे है उत्तर प्रदेश की भूमि। ठीक है, उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश है ये। उत्तर प्रदेश की भूमि क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, भूमि के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो लगभग इस तरह से अगर ले लें 650 किलोमीटर ऐसे है और 230 किलोमीटर ऐसे है। सो लगभग इसका जो पूरा आंकड़ा है वो है 243 और 928 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर आप कभी गूगल वगैरह करते हैं तो आपको 243 और 286 किलोमीटर स्क्वायर भी मिलता है। सो ये वाला आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस हिसाब से ये वाला जो है वो बिल्कुल सही है। जो भी हमारे मित्र ऑप्शन नंबर बी किए हैं टिक, वो सभी का क्या है, एकदम सही है। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, क्षेत्रफल से 4th पोजीशन है और जनसंख्या से तो बात ही नहीं करना है। जनसंख्या में तो हमें पीछे कोई कर ही नहीं सकता है, माने फर्स्ट पोजीशन है बच्चे। क्या है? फर्स्ट पोजीशन है। सो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी वाला। जो भी हमारे बच्चे बी ऑप्शन के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अगला है कानपुर इज ऑल्सो नोन एज द ईस्ट ऑफ इंडिया। वैसे बेटा कानपुर को कभी भी कहें तो कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर का मतलब होता है व्यापारिक केंद्र। क्या कहते हो? व्यापारिक केंद्र, या आप सिंपल एक और भाषा में कह सकते हो औद्योगिक केंद्र। सो व्यापार का, उद्योग का एक क्या होता है? ये केंद्र होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मैनचेस्टर। कानपुर इज कानपुर को इज ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। मैनचेस्टर। अच्छा, मैं कुछ और मैनचेस्टर अगर आपको बताऊं बच्चों, जैसे आगे हम लोग देख लेते हैं, पहले इसका आंसर मैनचेस्टर है। जैसे देखो, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चे, जल्दी से, एक मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। जैसे मान लो ये इस तरह से भारत का हिस्सा आप देख रहे हैं,
ऐसे करके ऐसे करके है, मान लो बेटा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, आप अब हम ये देखेंगे, जैसे इधर अहमदाबाद, इधर कानपुर मान लो, और यहाँ मान लो कोयम्बटूर। तो ये हो गया अहमदाबाद, ये हो गया कानपुर, ये हो गया आपका, ये हो गया कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। बेटा ये तीनों जो हैं, अगर मैं कहूँ ये तीनों क्या हैं, मैनचेस्टर हैं, मैनचेस्टर हैं, मैनचेस्टर सिटी हैं, ये तीन के तीनों, ये तीन के तीनों क्या हैं बच्चे, मैनचेस्टर सिटी बोले जाते हैं। ये भी, ये भी, और ये भी बोले जाते हैं मैनचेस्टर सिटी। सो ये तीनों जो हैं मैनचेस्टर सिटी के नाम से जाने जाते हैं। बस कहना ये है, जैसे ये वाला हिस्सा बोलोगे तो ये पश्चिम का मैनचेस्टर है, वेस्टर्न है, ये दक्षिण का है, ठीक है, ये उत्तर का है, ऐसे ऐसे करके मैनचेस्टर सिटी है। सो फिलहाल ये आपका करेक्ट है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहले देखो, आर्टिकल 39A कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब हम ये कह सकते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब एक समान न्याय, एक समान न्याय एवं विधिक सहायता, विधिक सहायता, ये मुफ्त विधिक सहायता होगी, सहायता है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ये बात भी सही, ये भी सही, ये भी सही। हाँ, एक समान, एक समान सिविल संहिता, ये बात भी सही है। नहीं बेटा, ये जो है आर्टिकल 50 में है ये बात। देखो, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है, सेपरेशन ऑफ अ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग है, ये बात 50 में है। 48 में तो बात है कृषि एवं पशुपालन का, कृषि एवं पशुपालन का है, ये 40 में है, मतलब आर्टिकल नंबर 40 में है। आर्टिकल नंबर 48A में है वन्य जीव एवं वनस्पतियों की रक्षा का विषय है, वन्य जीव और वनस्पति की रक्षा का विषय है। 49 में है राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा है, राष्ट्रीय धरोहर जो हमारे यहाँ मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, धरोहरों की रक्षा का विषय है यहाँ पे, ऐसे। फिर आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है, 50 कहता है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक। फिर आर्टिकल 51 क्या कहता है बच्चे, ये सब है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के विषय, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के विषय। सो बच्चे, ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ये सब बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। इसका जो करेक्ट होगा वो यही होगा, मतलब ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। सो फिलहाल आपको आंसर बेटा यही मिलेगा, बाकी सब जो है अलग अलग हैं। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन क्रीम वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क इट्स डेंसिटी, जब क्रीम को दूध से अलग किया जाता है तो इसका घनत्व कैसा होता है। घनत्व घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं। सो प्यारे बच्चे, घट जाता है। घनत्व क्या हो जाता है, घनत्व घट जाता है।
कम हो जाता है घनत्व। अगला है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हु इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया? भारत में सबसे युवा सांसद सदस्य कौन है? भाई आपको बता दें, एक हैं जिनका नाम है चंद्र रानी मुर्मू। चंद्र रानी मुर्मू जो हैं ये बच्चे उड़ीसा में, अगर मैं कहूँ उड़ीसा राज्य में सबसे कम और सबसे युवा जो हैं ये सांसद हैं, और मुर्मू जी ही इस समय क्या है, सबसे युवा सांसदों में से मानी जाती हैं। लगभग इनकी उम्र मैं कहूँ तो 32-33 के आसपास होगी लगभग, ठीक है। सो चंद्रानी मुर्मू जो है क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। वेयर इज द बखीरा सेंचुरी इज लोकेटेड? बखीरा कहाँ पर है, इसका पक्ष विवरण स्थित है। बखीरा जो है बेटा ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला जो है वहीं पर पड़ता है। कहाँ? संत कबीर नगर जिला में। सो बिल्कुल संत कबीर नगर में। मैं आपको कुछ अभ्यारण बता देता हूँ, जैसे हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। जैसे बच्चे देखो, जैसे कभी भी आपको आ जाए नवाबगंज पक्षी बिहार। सो कभी भी नवाबगंज पक्षी बिहार आए, आप सीधे उन्नाव लगाएं। कभी एटा पक्षी बिहार आए, सॉरी माफ कीजिएगा, एटा कह रहा हूँ, पटना एटा में है। कभी आपको पटना पक्षी बिहार आ जाए, एटा में लगाएं, ठीक है। कभी आपको समसपुर पक्षी बिहार आए तो कहाँ लगाएं? रायबरेली में लगाएं, ऐसे। जैसे कभी आपको चिरैया झील आ जाए, चिरैया झील, तो आप लखनऊ लगाएं। जैसे कभी आपको कतरनिया घाट आ जाए तो बहराइच लगाएं, ऐसे, ठीक है। और तो इस तरह की कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको दिमाग में याद रखना है। जब भी कभी कोई प्राणी उद्यान वगैरह इस तरह से आता है तो आप इस कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। अगला है हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी.बी. पंत जी। जी.बी. पंत, गोविंद वल्लभ भाई पंत। इसका सही आंसर क्या है? गोविंद वल्लभ भाई पंत। जब हमारे यहाँ पहली बार स्थानीय चुनाव हुए थे तो सभी लोगों ने क्या किया था, गोविंद वल्लभ भाई पंत जी को ही अपना पहला मुख्यमंत्री के रूप में निमंत्रित किया या आमंत्रित किया, इन्हें चुना गया। सो इसका आंसर जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा? ए वाला इज द करेक्ट आंसर। अगला है द टोटल नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 75 बच्चे जिले हैं। आइए देख लें हम एक बार, थोड़ा सा कुछ बातों पे ध्यान कर लें, कभी कभी पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 350 प्लस तहसील हैं, ठीक है। ऐसे लगभग 6-6.5 लाख के लगभग जो है गांव हैं। ये कुछ बातें जो हैं आपको याद रखनी है यूपी के लिए। हो सकता है कभी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो इतने जिले हैं बच्चे, कितने हैं? लगभग इतने जिले हैं, आप इसको याद रखेंगे, ठीक। तो 75 जिले हैं यूपी में, ओके। हाँ, अगर अभी उत्तराखंड को ले लेते हैं तो फिर 88 जिले थे। बट अभी कहें तो 13 जिले जो हैं लगभग उत्तराखंड में चले गए हैं, और उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था बच्चों, ठीक है। अगला है कि पार्ट थर्ड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और डील्स विथ, भारतीय संविधान में भाग संख्या 3 किसको बताता है? सिंपल, अभी मैं आपको बताया था, भाग संख्या 3 बेटा फंडामेंटल राइट को बताता है। किसको बताता है ये? फंडामेंटल राइट को, माने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार को बताता है ये हमारा हिस्सा। सो इसमें जो भी बच्चे जा रहे हैं वो सभी का क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। यस, फंडामेंटल राइट इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हेन डिड द इंडिया अडॉप्ट द डेसिमल सिस्टम? भारत ने दशमलव प्रणाली की व्यवस्था कब प्रारंभ की थी? सन 1957 में किया था प्रारंभ। कब किया था बेटा? सन 1957 में किया था। सन 57 के समय में दशमलव की प्रणाली भारत ने लागू की थी। अगला है राजेश गेरा इज डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी। राजेश गेरा
महानिदेशक हैं, किस एजेंसी के महानिदेशक हैं, किस एजेंसी के महानिदेशक हैं? आपके सामने ऑप्शन है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC के हैं, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सर्विस इंश्योरेंस के हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है NIC होगा बेटा। NIC का पूरा नाम क्या है? NIC का पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के हैं। सो इसका ए वाला बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला है नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न क्या कहता है बच्चे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कहता है बच्चों? हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है which cricketer is a goodwill ambassador of the UNICEF? निम्नलिखित में से क्रिकेटर यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत है। अगर मैं कहूं क्रिकेटर सद्भावना राजदूत है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन। क्या इसका करेक्ट आंसर है? क्या इसमें करेक्ट आंसर है? सो विद्यार्थियों जल्दी से आप बता दीजिए। सो फिलहाल देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर है। क्या करेक्ट आंसर है? यूनिसेफ के लिए बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है? इलेक्ट्रिसिटी मीटर कैन बी, बिजली का मीटर एक हो सकता है। देखो भाई, जो घर में मीटर लगते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो क्या हो सकते हैं? ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह है, माइक्रो कंप्यूटर की तरह है, हाइब्रिड कंप्यूटर की तरह है, या एनालॉग कंप्यूटर की तरह है। सो कभी भी अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं मित्रों, तो हमेशा याद रखेंगे कि जो बिजली का मीटर है वो एक एनालॉग टाइप में होता है। क्या होता है? वो एक एनालॉग कंप्यूटर टाइप का होता है। सो ऐसे में एनालॉग कंप्यूटर वाला जो आंसर आप बताएंगे वो बिल्कुल सही बताएंगे। क्या बताएंगे? एनालॉग टाइप के कंप्यूटर का ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है मेरे मित्रों यहाँ तक की बातें जो है आप सभी को समझ में आ रही हैं। मीटर घर में कैसा होता है? एनालॉग सिस्टम में होता है। आप एक बात ऐसे भी कह सकते हो, एनालॉग सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में। दूसरी बात करता हूँ फिजिक्स के दृष्टिकोण से, तो फिजिक्स के दृष्टिकोण में हम लोग ये देख पाते हैं क्या कि घर में जो भी करंट का फ्लो होता है वो एसी बेस होता है, मतलब अल्टरनेट करंट का सिस्टम होता है। जबकि रेलवेज में या अन्य जगहों पर जहां डायरेक्ट सप्लाई होती है वहां डीसी बेस सिस्टम होता है। डीसी में क्या होता है, एक स्विच से सारे सिस्टम एक साथ ऑपरेट करते हैं, जबकि अल्टरनेट करंट में एक चलेगा एक बंद होगा, एक चलेगा एक बंद होगा, तो वो कटआउट बेस पे चलता है काम। तो उस तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे चलती हैं या वहां पे दिखती हैं मित्रों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इज वर्ल्ड टोबैको डे? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? बेटा मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, तंबाकू पीने से क्या होता है? कैंसर होता है। और कैंसर की जो जागरूकता दिवस हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष, वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। ये कैंसर अवेयरनेस डे होता है, उसके जागरूकता के लिए। लेकिन फिर कहते हैं तंबाकू के लिए, तो तंबाकू के लिए आपने देखा होगा 31 मई। अब 31 मई क्या है? ये तंबाकू निषेध दिवस है। ये क्या है? तंबाकू निषेध दिवस। सो तंबाकू निषेध दिवस क्या मनाएंगे हमें हमेशा? 31 मई को। सो जो विद्यार्थी 31 मई के साथ में जा रहे हैं, 31 मई जिन्होंने आंसर किया है, उन सभी का आंसर क्या है मित्रों? बिल्कुल करेक्ट है। 31 मई जो है बिल्कुल सही है, 31 मई। याद रखिएगा 1 जून आ जाए तो हमेशा आपको मिल्क डे बता देना है, ठीक है। और इन दोनों का तो कुछ अलग ही है बच्चा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, जैसा कि आपने देखा अभी 31 मई वही था, 31 मई इसका करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न कह रहा है इन विच डायरेक्शन डज द टेम्परेचर डिक्रीज इन उत्तर प्रदेश विंटर सीजन? शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के तापमान किस दिशा में घटता है? उत्तर प्रदेश का तापमान शीत ऋतु में किधर से घटेगा? तो शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का जो तापमान है वो किस दिशा में घटता है? तो बच्चे अगर मैं कहूं तो ये इसकी दिशा हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की दिशा में ये घटता है। कैसे घटता है? साउथ से नॉर्थ में। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर। आप
आप जो करेक्ट आंसर बताएंगे दक्षिण से उत्तर की ओर जो है करेक्ट उत्तर इसका क्या करेंगे, आप सभी इसको बताएंगे बेटे। क्या बताएंगे? दक्षिण से उत्तर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी विद्यार्थी हमारे दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहे हैं या जा रहे हैं या इसका उत्तर वो बता रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बेटा अभी हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप देखिए और हम सेशन को फिनिश करते हैं, ठीक है। हर्ष बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? हर्षवर्धन किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? चूंकि बेटा नाम से ही क्लियर है हर्षवर्धन है, सो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाना चाहिए वर्धन। देखो बेटा अगर इसमें आपको मिल जाए वर्धन, सो वर्धन डायनेस्टी इज अ करेक्ट आंसर, वर्धन। अच्छा याद रखिएगा वर्धन वंश को ही में चूंकि जो इनके पूर्वज रहे हैं वर्धन जी के, हर्षवर्धन के, उनका नाम था पुष्य भूति। क्या नाम था? पुष्य भूति। तो वो पुष्य भूति वर्धन कहलाते थे। तो कई जगहों पर इन्हें पुष्य भूति भी कहा जाता है। अगर पुष्य भूति आपको कहीं मिले, पुष्यमित्र, ये पुष्य भूति वर्धन, सो पुष्य भूति वर्धन जो है क्या है बच्चे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बाकी सब क्या है, गलत है, रॉन्ग है। सो जो भी विद्यार्थी हमारे पुष्य भूति के साथ में जा रहे हैं, पुष्य भूति जिन्होंने किया है, उनका भी आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। देयर इज नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं उनकी। अगला प्रश्न, और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है बच्चे, बट नॉट लीस्ट, अभी नेक्स्ट टाइम हम फिर इसको देखेंगे अगले सेशन में 28 नंबर एसटी को, हो सकते कुछ रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन जो है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? आपके चार ऑप्शन है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? बहुत ही पॉपुलर झील है, नाम से भी पता चल रहा है कहाँ पर है। इसका जो करेक्ट आंसर है तेलंगाना, बिल्कुल याद रखेंगे, निजामों का क्षेत्र कहलाता है तेलंगाना, हैदराबाद। तो हुसैन सागर, निजाम सागर ऐसा कभी आए तो आपको कहाँ लगाना है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना वही राज्य है जो आंध्र प्रदेश से कट के बना था, और ये कब बना था? ये बना था बच्चे 2 जून 2014 को ये बना था, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टीजी। जो व्यक्ति टीजी या तेलंगाना के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके बच्चों, आज का सेशन फिर यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, बाकी अगली बार देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।